हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास आज हम नया चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। चैप्टर जो है आपका सेल से रिलेटेड ही है। प्रीवियस जो हमारा चैप्टर था उसमें हमने बात की थी सेल साइकिल और सेल डिवीजन की। अब हम बात कर रहे हैं सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की। सेम यूनिट आपके पास आती है। अब अगर हम बात करें चैप्टर की, तो चैप्टर आपके लिए बिल्कुल भी नया नहीं है। जैसे जो आपका प्रीवियस चैप्टर था वो आपके लिए नया था। सेल डिवीजन आपने जो पढ़ी थी वो आपके लिए पूरा नया टॉपिक था। सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन की हम बात करेंगे तो ये आपके लिए नया इसलिए नहीं है क्योंकि आपके पास क्लास 9th में एक चैप्टर था जिसमें आपने बात की थी द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल। आपके पास ये चैप्टर का नाम था और चैप्टर में आपने सेल के बारे में यहाँ पे बात की थी। तो यहाँ पर ये जो चैप्टर आपका होने वाला है सेम वही चीज हम पढ़ेंगे सेल के बारे में, सेल के स्ट्रक्चर के बारे में। आप प्रोकैरियोट सेल और यूकैरियोट सेल के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। प्लांट सेल को यहाँ पर देखेंगे। सेल ऑर्गेनेली की हम बात करेंगे जो कि आपने क्लास 9th में भी पढ़ा है। यहाँ पर चीज़ों को थोड़ा सा इलाबोरेट करके हम पढ़ेंगे। जैसे अगर आप प्रोकैरियोट सेल पढ़ रहे हैं तो डिटेल स्ट्रक्चर हम देखेंगे। अगर यूकैरियोट सेल पढ़ रहे हैं तो डिटेल स्ट्रक्चर देखेंगे। सेल ऑर्गेनेली पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे प्लास्टिड, तो प्लास्टिड का एक डिटेल डायग्राम आप देखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया आप डिटेल में देखेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसके जो फंक्शंस हैं उनके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे यहाँ पे। तो थोड़ा सा डिटेल में चलेंगे, लेकिन जैसे कि आपको पता है कि चैप्टर आपका क्या है आपके लिए आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, तो चैप्टर आपके लिए क्या होगा यहाँ पे, नया नहीं होगा। तो शुरुआत करते हैं सेल के बारे में। तो आप जानते हैं कि सेल जो है हमारी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, ठीक है। हमने बोला हमारी पूरी जो बॉडी है वो सेल से मिलकर के बनी है, और हमारी नहीं बल्कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है, जिस भी कैटेगरी से, जिस भी किंगडम से बिलोंग जो करते हैं, जो भी जीव हैं, हमारे पास 5 किंगडम आते हैं। किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया, ये 5 किंगडम हमने देखे हैं। और ये पांचों किंगडम में जितने भी जीव आपके पास आते हैं वो सारे बने होते हैं सेल से मिलकर के। या तो वो प्रोकैरियोट सेल से बने हैं या यूकैरियोट सेल से बने हैं। तो प्रोकैरियोट सेल में बेसिकली आप किंगडम मोनेरा की बात करते हैं। बाकी आपके पास प्रोकैरियोट यूकैरियोट सेल आती हैं, और किंगडम मोनेरा जो आपका होता है वो प्रोकैरियोट सेल उसमें आती हैं। आपने कहा सेल्स जो होती हैं उनका जो नंबर है वो अलग अलग हो सकता है। यूनिसेलुलर से लेकर के मल्टी सेलुलर आप पढ़ते हैं, जैसे कि मोनेरा और प्रोटिस्टा में भी आपके यूनिसेलुलर होते हैं। अगर हम फंगस से बात करें, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलियस में आप मल्टी सेलुलर की बात यहाँ पर करते हैं, ठीक है। तो आपने कहा कि जो सेल होता है उसका नंबर अलग अलग हो सकता है, सेल के टाइप अलग अलग हो सकते हैं। ये हम जानते हैं कि सेल जो होती हैं अलग अलग शेप की होती हैं, और इनके जो लोकेशन है वो भी अलग होती है, इनके फंक्शंस जो है वो भी अलग होते हैं। अभी हम स्टार्टिंग में जो इंट्रोडक्टरी हमारा पार्ट होगा उसमें कुछ डिस्कवरीज हमारे पास आएंगी, जैसे कि कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की है, लिविंग सेल की जो डिस्कवरी है वो सबसे पहले किसने की है, न्यूक्लियस को किसने सबसे पहले यहाँ पे डिस्कवर किया है। ये सारी जो चीजें हैं इसके बारे में हम यहाँ पे क्या करेंगे, बात करेंगे, ठीक है। तो क्योंकि आपका जो आज का जो सेशन होने वाला है इसमें हम क्या करेंगे, जो आपके प्रीवियस जो बेसिक से टॉपिक हैं उनके बारे में डिस्कस हम यहाँ पर करेंगे। तो चैप्टर को जल्दी से पढ़ेंगे, टाइम नहीं लेंगे। आपने कहा स्टडी ऑफ फॉर्म, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। आपने कहा बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें आप क्या पढ़ते हैं, सेल को पढ़ते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, साइटोलॉजी कहेंगे। जैसे कि बायोलॉजी में आप जीवन के बारे में पढ़ते हैं, जूलॉजी में आप यहाँ पे एनिमल्स के बारे में करते हैं, बॉटनी में आप प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। वैसे ही आपने कहा कि जूलॉजी और बॉटनी की भी अलग अलग ब्रांचेस यहाँ पर बट जाती हैं, सब ब्रांचेस जिन्हें आप कह सकते हैं। तो आपने कहा कि यहाँ पर जो सेल की जो स्टडी होती है, सेल के बारे में आप जो भी पढ़ रहे हैं, उसकी फॉर्म या उसका स्ट्रक्चर या उसका कंपोजिशन, आप जो भी चीजें पढ़ रहे हैं वो किसके अंदर पढ़ते हैं, साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी अगर किसी ने बोला इट मीन्स कि वो बात कर रहे हैं यहाँ पे सेल स्टडी की, ठीक है। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये हम जानते हैं कि कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा एंड पैरामीशियम, ईस्ट, बैक्टीरिया, सिंगल सेल परफॉर्म ऑल द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। आपने कहा एक कोशिकीय जीवों में जितने भी जीवन के लिए आवश्यक जो प्रक्रियाएं हैं, जैसे क्लास 10th में एक चैप्टर आपने पढ़ा था लाइफ प्रोसेसेस, न्यूट्रिशन आपने पढ़ा था, डाइजेशन आपने उसमें पढ़ा था, रेस्पिरेशन उसमें आपने पढ़ा था, रिप्रोडक्शन उसमें आपने पढ़ा था, एक्सक्रीशन उसमें आपने पढ़ा था। ये कुछ लाइफ प्रोसेसेस थी जो आपने पढ़ी थी।
आपने कहा जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, सारी जो लाइफ प्रोसेसेस हैं वो एक ही कोशिका में पूरी होती हैं। और अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो आपने कहा इनमें अलग अलग फंक्शंस के लिए अलग अलग जो आपके पास प्रोसेस होती हैं उनके लिए अलग अलग ऑर्गन या अलग अलग ऑर्गन सिस्टम हमारे पास होते हैं। ठीक है, ये बेसिक सी चीजें हैं। आगे आते हैं, आपने कहा यहाँ पे एंटोन वॉन ल्यूवेनहूक फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब अ लिविंग सेल। ध्यान दीजिए, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ल्यूवेनहूक की, और ल्यूवेनहूक सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जीवित कोशिका को देखा था। आप रॉबर्ट हुक का नाम नहीं भूलेंगे, ठीक है, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, ये बेसिक चीजें और हम पढ़ चुके हैं। हमने बात की है रॉबर्ट हुक के बारे में। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि सबसे पहले कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, लेकिन वो डेड सेल उन्होंने देखी थी। जब उन्होंने क्या देखा था, जो स्टेम है, स्टेम का जो यहाँ पे कॉर्क होता है, जो बार्क होता है, यानी कि जो छाल होती है, और जब उन्होंने उस छाल को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा था तो उन्हें छोटे छोटे रूम लाइक स्ट्रक्चर वहाँ पे दिखाई दिए थे। ठीक है, तो वहां पर आपके पास आते कि सबसे पहले कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है कि एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक वो पर्सन थे जिन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल को देखा था, यानी कि जीवित कोशिका को सबसे पहले ल्यूवेनहुक ने देखा है। और अगर हम बात करें कि कोशिका को सबसे पहले किसने देखा है, तो वो यहाँ पर देखा है किसने, रॉबर्ट हुक ने। तो एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक ने जो पानी होता है, पानी में उन्होंने क्या देखा, जो जो काई होती है, जब उन्होंने उसे देखा तो सबसे पहले उन्होंने लिविंग सेल को यहाँ पर डिस्कवर किया था। वहीं रॉबर्ट हुक, ल्यूवेनहुक, और आपने कहा इसके अलावा तीसरे जो साइंटिस्ट आते हैं वो है रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। न्यूक्लियस जानते हैं आप, जिसमें आपका जेनेटिक मटेरियल होता है। तो न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। तो कंफ्यूज नहीं करना है, आपको पहले भी बोला गया था कि नाम में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया है और रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया है। इसके बाद हमारे पास कुछ और साइंटिस्ट आते हैं, जैसे मैथियास सेल्डन एंड थियोडोर स्वान। ठीक है, ये आपके बॉटनिस्ट थे और थियोडोर स्वान जो थे आपके जूलॉजिस्ट थे। ठीक है, इन दोनों ने हमें एक बात बताई। उन्होंने बोला है कि जो सेल होती है, उन्होंने सेल थ्योरी दी है, और सेल थ्योरी में उन्होंने कुछ पॉइंट्स हमें बताए हैं। बाद में सेल थ्योरी में को मॉडिफाई किया गया, या सेल थ्योरी में एक और पॉइंट यहाँ पे ऐड किया गया रुडोल्फ वर्च्यू के थ्रू। तो मैथियास शेल्डन एंड थियोडोर स्वान ने हमें सेम ही चीज बताई है। मैथियास शेल्डन जब बात कर रहे थे प्लांट्स के बारे में, जब वो प्लांट्स पे डिस्कवरी कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि जो प्लांट्स होते हैं वो सेल से मिलकर के बने होते हैं। और थियोडोर स्वान जो थे, जब उन्होंने सेम जो यहाँ पे अपना जो एनालिसिस है, जब उन्होंने एनिमल्स पे की, तो उन्होंने भी पाया कि एनिमल्स भी सारे किससे बने हैं, सेल से मिलकर के बने हैं। तो पहला पॉइंट जो मैथियास शेल्डन एंड थियोडोर स्वान दोनों ने दिया है, उन्होंने क्या बोला है कि जितने भी जीवित जीव हैं यहाँ पे, या जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं, सारे जो जीव हैं वो बने होते हैं कोशिका से। सारे किससे बने हैं, कोशिका से बने होते हैं। दूसरा, कोशिका जो है हमारे शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। ठीक है, ये बात की थी मैथियास शेल्डन एंड थियोडोर स्वान ने। अब आते हैं रुडोल्फ वर्च्यू। इन्होंने अपना जो पॉइंट यहाँ पे ऐड किया था, उन्होंने क्या बात यहाँ पे की है, उन्होंने बोला कि जो यहाँ पे नई सेल बन रही है, उसका जो ओरिजिन होता है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से होता है। यानी कि एक सेल है और इसी सेल से नई सेल बनेंगी, और उस सेल जो नई सेल बनी है फिर उनसे और सेल बनेंगी, यानी कि सेल से सेल बनती है। तो उन्होंने बोला था कि जो पहले से मौजूद कोशिका है उनसे नई कोशिका बनती है, यानी कि नई सेल पहले से मौजूद कोशिकाओं से बनती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पे सेल थ्योरी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, और बात करते हैं। आपने कहा कि यहाँ पर जो सेल थ्योरी के पॉइंट थे वो क्या थे, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। आपने कहा जितने भी जीवित जीव हैं वो किससे बने हैं, सारे सेल से बने होते हैं। नेक्स्ट है ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो किसका पॉइंट था यहाँ पे, वर्च्यू का यहाँ पे पॉइंट था। ठीक है, ये आपका 1838 टू 1839। ठीक है, ये आप यहाँ पर देखेंगे कि 18 है। ठीक है, ये आप सही कर लेंगे, क्योंकि 1855 में अगर रुडोल्फ वर्च्यू ने अपना जो पॉइंट है वो ऐड किया है, इट मीन्स की जो सेल थ्योरी है वो पहले आई थी। तो आप जो यहाँ पे डेट है वो यहाँ पे क्या कर लेंगे, सही कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बात की है किसके बारे में, सेल थ्योरी के बारे में।
अब आते हैं कुछ डिस्कवरी पे, एक एक करके आप यहाँ पर ये जो डिस्कवरी है उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले रॉबर्ट हुक का आता है नाम, 1665 के टाइम की बात है। और यहाँ पर उन्होंने क्या नोटिस किया था, उन्होंने देखा था, नोटिस द प्रेजेंस ऑफ सेल इन अ कॉर्क स्लाइस, यानी कि उन्होंने क्या किया था, यहाँ पर जो कॉर्क स्लाइस है उसमें कोशिका की उपस्थिति देखी थी। ये जीवित कोशिका नहीं थी बल्कि क्या थी, डेड सेल थे। तो इन्होंने सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया है। ल्यूवेन हुक ने यहाँ पे क्या किया है, प्रेजेंस ऑफ लिविंग सेल, सबसे पहले तालाब के पानी में जीवित कोशिका को देखा है। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया है, यहाँ पे जो न्यूक्लियस है यानी कि कोशिका के अस्तित्व को यहाँ पे ढूंढा है। पुरकिंजे जो है उन्होंने क्या किया है, जो सेल है सेल में प्रोटोप्लाज्म का आविष्कार किया है। प्रोटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, आपके पास प्रोटोप्लाज्म आता है। शेल्डन एंड स्वान ने 38 और 39 की बात है, ठीक है। तो आप यहाँ पे दोनों ही जो डेट हैं वो यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है, 38 एंड 1839, ठीक है। उन्होंने क्या किया था, सेल थ्योरी को दिया था और सेल थ्योरी के बारे में उन्होंने बताया था। वर्चू जो 1855 में है, उन्होंने बोला था कि जितनी जो सेल्स होती हैं सभी कोशिकाएं जो प्री एग्जिस्टिंग सेल हैं या पहले से मौजूद कोशिकाएं हैं उन्हीं से बनती है। इट मीन्स ये उन्होंने क्या बोला था, इन्होंने सेल डिवीजन के बारे में बात की थी। अगर हम इनडायरेक्टली देखें तो इन्होंने सेल डिवीजन बोला था, क्योंकि सेल डिवीजन से ही प्री एग्जिस्टिंग सेल से, पहले से मौजूद कोशिका से नई कोशिका बनती है। तो हम कह सकते हैं कि वर्चू ने हमें यहाँ, इन्होंने सेल डिवीजन नाम नहीं दिया था, उन्होंने यही बोला था, suggested that all cells come from cells that already exist in nature, के ऑलरेडी जो नेचर में पाए जा रहे हैं उन्हीं से नई कोशिकाएं आती हैं, ठीक है। तो ये जो डिस्कवरी है एक बार आप लोग इन्हें देख लेंगे और नोट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं यहाँ पर सेल के शेप के बारे में। आपने कहा कोशिका का जो आकार होता है वो अलग अलग यहाँ पर होता है, जैसे कुछ शेप्स हमारे पास यहाँ पर आते हैं इस प्रकार से। अब हमने कहा कि जो अलग जो सेल्स का जो शेप होता है वो अलग अलग होता है, इनके फंक्शंस भी अलग अलग होते हैं। जैसे कि अगर हम डब्ल्यूबीसी के बारे में बात करें, और डब्ल्यूबीसी में आपने कहा जैसे मोनोसाइट है, बेसोफिल है, इसिनोफिल है, या लिम्फोसाइट है, या न्यूट्रोफिल्स है, ये आपने कहा इनमें सभी के जो शेप हैं वो आपको अलग अलग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब इनके फंक्शंस भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ये सारे आपके इम्यूनिटी से रिलेटेड टर्म्स हैं। जैसे कि आपने कहा जो आपका प्रतिरक्षा तंत्र होता है, आपका इम्यून सिस्टम होता है, उसमें आप न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट, इसिनोफिल, बेसोफिल या मोनोसाइट के बारे में यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। तो जब हमारे पास यहाँ पे इम्यून सिस्टम से रिलेटेड कोई टॉपिक आएगा तब आप इन्हें डिटेल में यहाँ पे समझ सकते हैं। अगर आपने कहा कि ब्लड सेल्स हैं, तो ब्लड सेल्स का शेप आप देखिए, आरबीसी का आप शेप देखिए कि कुछ इस प्रकार की है, और यहाँ से बीच से आपको ऐसे दिख रहे हैं जैसे पिछली बीसी हैं, ठीक है। अगर प्लेटलेट्स आप देखेंगे तो प्लेटलेट्स का जो शेप है वो अलग अलग है, और फंक्शंस हमें पता है। डब्ल्यूबीसी इम्यूनिटी के लिए आप जानते हैं, आरबीसी आपने कहा कंडक्शन, जो ऑक्सीजन का कंडक्शन है उसके लिए आप जानते हैं, और प्लेटलेट्स आपने कहा कि क्या है, यहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग के लिए आप जानते हैं। अब आते हैं मसल सेल्स पे। आपके मसल सेल्स अलग अलग टाइप की हैं, ठीक है। आपने मसल्स के बारे में बात की है। आपने कहा आपके कार्डियक मसल्स कुछ इस प्रकार की दिखती हैं, ठीक है। कार्डियक मसल्स कहाँ होंगी आपके, कार्डियक सेल्स, कार्डियक जो मसल्स होंगी वो आपकी कार्डियक सेल से बनी होंगी। स्मूथ सेल्स से आपके स्मूथ मसल बनी होगी, और स्केलेटल जो आपके सेल्स होती है उससे स्केलेटल मसल्स बनी होंगी। शेप अलग अलग है, फंक्शन भी इनके अलग अलग होते हैं। कैसे अलग अलग होते हैं, कार्डियक जो आपकी मसल है वो आपके हार्ट में होगी, ठीक है। इनका फंक्शन क्या होगा, पंप करना, हार्ट को क्या करना है, यहाँ पे हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करता है, तो इनका पंपिंग का काम होगा, ठीक है, जो कि इनवॉलेंट्री एक्शन है। स्मूथ सेल से आपके स्मूथ मसल्स बनती है, जो आपके क्या है यहाँ पे इंटरनल ऑर्गन, या जो आपके विसिरल ऑर्गन होते हैं, विसिरल ऑर्गन यानी कि जो आपके इंटरनल ऑर्गन होते हैं वहां पे होता है। जैसे कि आपने कहा कि डाइजेशन अगर हो रहा है तो वहां पे जो मूवमेंट होती है वहां पे, तो दोनों मूवमेंट में डिफरेंस है, आपके डाइजेशन में जो मूवमेंट हो रही है, ठीक है, और आपके हार्ट में जो मूवमेंट हो रही है। या स्केलेटल सेल से आपके स्केलेटल मसल्स बनती है, जो आपके स्केलेटल सिस्टम से यहाँ पे जुड़ी हुई होती है जो मसल्स। तो यहाँ पे ये जो मूवमेंट है, जैसे आप जो चलते हैं, आप अपने हाथ पैरों को जो मूव कर रहे हैं, ये सारी जो होती हैं आपके स्केलेटल मसल्स की वजह से आती है। तो तीनों मूवमेंट डिफरेंट है। आपका चलना, आपकी बॉडी में डाइजेशन होना, या आपकी बॉडी में जो इंटेस्टाइन में जैसे आपको जो फूड मूव कर रहा है, या आपके जो
यहाँ पे फूड पाइप है, उसमें पेरिस्टालिसिस मूवमेंट जो हो रही है, या आपका हार्ट जो है वो ब्लड को पंप कर रहा है, तीनों टाइप की जो मूवमेंट है वो अलग अलग है। ठीक है। जैसे कि एक और सेल हमारे पास आती है जिसे हम न्यूरॉन कहते हैं। तो क्लास 10th में आपने एक चैप्टर पढ़ा था जिसमें आपने पढ़ा था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसमें आपने पढ़ा था कि आपकी बॉडी में जो भी यहाँ पे कंट्रोल आपकी कंट्रोल में रहती है, आप कंट्रोल वे में जो भी काम करते हैं, या आपके बॉडी ऑर्गन आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, वो किसकी वजह से कहते हैं? नर्वस सिस्टम, जो किससे बना होता है? न्यूरॉन से, ये नर्व सेल से बना होता है। इसका शेप कुछ इस प्रकार से आता है। अब अगर हम बात करें प्लांट में, तो प्लांट में हमने बात किया जैसे कि आपने कहा गार्ड सेल्स। तो जो गार्ड सेल्स होती हैं वो क्या करते हैं? स्टोमेटा का फॉर्मेशन करती हैं। तो स्टोमेटा क्या करेगा? आपने कहा एक तो गैस एक्सचेंज करने में मदद कर रहा है और ट्रांसपोर्टेशन में मदद कर रहा है। तो अलग अलग शेप आती हैं सेल्स की और अलग अलग इनके फंक्शंस होते हैं। तभी आप देखते हैं कि हमारी जो एक बॉडी है वो अलग अलग काम को कर पा रही है। क्यों? क्योंकि सेल्स अलग अलग हैं, वो अलग अलग काम को कर पा रही है, उनकी शेप अलग अलग है। आपकी बॉडी में रेस्पिरेशन भी हो रही है, डाइजेशन भी हो रहा है, आप चल भी पा रहे हैं, आपकी बॉडी में जो ऑक्सीजन है वो भी ट्रांसपोर्ट यहाँ पे हो रहा है, आपकी बॉडी के जो सेल्स है वो आपको इम्यूनिटी भी दे रहे हैं। तो आपने कहा ये सारे जो फंक्शंस है एक अकेली बॉडी कैसे परफॉर्म कर पाती है? क्योंकि सेल्स जो होती है उनका शेप अलग अलग होता है और वो अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करेंगी यहाँ पे। ठीक है, इजी है। ये सब बेसिक सी चीजें हैं। इसमें आपने यही चीजें पढ़ी हैं कि किसी भी जीव में उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य के प्रकार के आधार पर कोशिका का आकार भिन्न हो सकता है। कोशिका अपने आकार बदलने में सक्षम है, जैसे डब्ल्यूबीसी है या जैसे अमीबा है। डब्ल्यूबीसी तो ह्यूमन सेल आ गई आपके पास। अमीबा क्या है? आपने कहा ये एक अलग जीव है जो एक्वेटिक होता है, ये अपना शेप यहाँ पे बदल सकता है। तो ये तो शेप के बारे में बात हो गई है। ठीक है, अब यहाँ से आपके जो टॉपिक हैं वो थोड़ा सा स्टार्ट होते हैं, जिसमें हम बात करेंगे प्रोकैरियोट और यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म के बारे में। ये जो टर्म है अगेन आपके पास नए नहीं है, आपने पहले भी पढ़े हैं। एक बार थोड़ा सा देखिए, दोनों जो टर्म्स है, दोनों जो शब्द है उन्हें डिफाइन कीजिए। प्रोकैरियोट या प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल दोनों क्या होती हैं? मेजर डिफरेंस क्या है इनमें? एक बार आप लोग देखिए। तो अगर आपने देखा होगा प्रोकैरियोट या प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में हमने क्या बोला था? हमने बोला था एक तो इसमें न्यूक्लियस नहीं होगा, ठीक है, और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं होंगे। तो सबसे पहले न्यूक्लियस के बारे में थोड़ा अगर हम बात करें कि न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई भी सेल है, ठीक है, अब उस सेल में क्या होगा? आपने कहा जेनेटिक मटेरियल होगा, चाहे सिंगल स्ट्रैंड है डबल स्ट्रैंड है, ठीक है, इसमें जेनेटिक मटेरियल होगा। तो नॉर्मली जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? इसके बाहर दो कवरिंग्स होती हैं इस प्रकार से, ठीक है, दो कवरिंग होती हैं, और ये जो कवरिंग्स होती है पोरस होती हैं, यानी कि बीच बीच से क्या होंगी? यहाँ पे पोर्स प्रेजेंट होंगी, जिससे कि जो मटेरियल है वो अंदर से बाहर और अंदर से बाहर आ सके। हमने इन्हें बोला है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर आपके पास आया है, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्लस जेनेटिक मटेरियल, ये क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। ये क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। तो आपने कहा कि जेनेटिक मटेरियल प्लस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आपने कहा जेनेटिक मटेरियल प्लस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब हम इसे नाम दे देंगे न्यूक्लियस। अब हम इसे क्या नाम दे देंगे? न्यूक्लियस नाम दे देंगे। न्यूक्लियस में जो लिक्विड मटेरियल होगा उसे क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। तो हमने बोला ऐसा, अगर मैं बोलूं कि प्रोकैरियोट सेल में जो न्यूक्लियस है वो अब्सेंट है, न्यूक्लियस नहीं होता है, तो इसका मतलब ये है क्या कि प्रोकैरियोटिक सेल में जेनेटिक मटेरियल है ही नहीं और न्यूक्लियर है ही नहीं, न्यूक्लियर मेमोरी नहीं है और न्यूक्लियर प्लाज्म नहीं है? तो क्या होगा इसमें से? आपने कहा कि प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस ना होने का मतलब है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का ना होना।
अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, सिर्फ आपका जेनेटिक मटेरियल है, तो आप इसे न्यूक्लियस नहीं कहेंगे। अब आप इसे क्या कहेंगे? जेनेटिक मटेरियल कहेंगे कि ये क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, तो हमने बोला प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, इसका मतलब है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जब जेनेटिक मटेरियल है तभी हम उस स्ट्रक्चर को क्या नाम दे रहे हैं? न्यूक्लियस नाम दे रहे हैं। तो प्रोकैरियोट सेल में आपका जेनेटिक मटेरियल होगा लेकिन न्यूक्लियस नहीं होता है। पहली चीज तो ये है। दूसरा हमने बोला कि इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं है। कोई भी जो ऑर्गेनेली है उसमें मेम्ब्रेन बाउंड है। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे किसके बारे में, यहाँ पे ये आपका आता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये आपका आता है माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया में भी मेम्ब्रेन है इस प्रकार से। ठीक है, आप कहते हैं ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये आपने कहा इनर मेम्ब्रेन है। अगर हम प्लास्टिड की बात करें, ठीक है, तो प्लास्टिड में आपने कहा कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर है, और सेम इसमें भी क्या है? आउटर मेम्ब्रेन होती है और इनर मेम्ब्रेन होती है। मीन्स की क्या है? इसमें अपनी मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। इनमें क्या पाई जा रही है? अपनी मेम्ब्रेन पाई जा रही है। आउटर किसी में डबल मेम्ब्रेन होगी, किसी में सिंगल मेम्ब्रेन ही होती है। ठीक है, तो हमने क्या बात की कि अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल को देखें, प्रोकैरियोट को अगर हम देखते हैं, तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो ऑर्गेनेली होती है वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती है। तो ये कुछ बेसिक से क्या आते हैं आपके पास यहाँ पे डिफरेंसेस आते हैं प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सेल में, जो हमने पहले भी देखे हैं। अब आपका जो नेक्स्ट लेक्चर में टॉपिक होगा जो हम बात करेंगे, यहाँ पर हम बात करेंगे प्रोकैरियोट, जो एक प्रोकैरियोटिक सेल है, दैट इज बैक्टीरियल सेल। हम उसके बारे में बात करेंगे, उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। आपको घर से बना करके लेकर के आना है। जब हम बात कर रहे होंगे तो आपको अपना जो डायग्राम है वो सामने रखना है। जैसे कि आपने कहा कि सबसे पहले आपके पास आता है सेल एनवेलप, जो कि 3 लेयर से बना होता है। ठीक है, सबसे अंदर सेल मेम्ब्रेन है, फिर सेल वॉल है, फिर आपने कहा ग्लाइकोकैलिक्स की एक और परत आपके पास यहाँ पर आती है। ठीक है, तो आपने कहा कि 3 आपके पास मेम्ब्रेन मिल करके सेल एनवेलप बनाती हैं। तो ऐसे ही आपके पास कुछ पार्ट्स आते हैं, जैसे प्लाज्मिड है, ठीक है, जैसे मीजोजोम्स आपके पास आता है। तो ये सारे, जैसे कि आपने कहा इंक्लूजन बॉडीज आती हैं, कैप्सूल किसे कहते हैं, ये सारे टर्म्स आपके पास आएंगे जो आप एक बार करते करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।